Hello, myself Dr. M.K. Gopru, Department Mathematics, Government College Engineering. Today, we are going to discuss relative character of space and time. Means, today we are going to scrutinize the space and time, whether the space and time are relative or absolute. Till now, we have supposed that space and time are absolute and it was true. While we are studying न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन थ्योरी में ये सब कुछ सत्य लगता है, सही भी प्रतीत होता है कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है। और किस तरह से, जैसे एक ओरिजिन में क्लॉक रख दी गई, वो किसी इवेंट, इस जगह होने वाली इवेंट को, इस जगह होने वाली इवेंट को, इस जगह होने वाली इवेंट को, इस जगह होने वाली इवेंट को ये मेजर करती, अलग अलग इवेंट्स को ये मेजर कर रही है। अब इसी के आइडेंटिकल क्लॉक्स अगर इन स्थानों पर रख दी जाए तो उनका टाइम मेजरमेंट भी सेम आ रहा है, टाइम मेजरमेंट सेम होगा। अगर आइडेंटिकल क्लॉक इवन अगर ये इवेंट्स मूव करते हुए ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व करें और उनके पास भी आइडेंटिकल क्लॉक हो तो वो भी यही टाइम मेजर कर रहे थे, यही टाइम मेजर कर रहे थे। तो इस तरह से करेक्ट ऑब्जर्वर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मोशन कैरिंग आइडेंटिकल क्लॉक्स मेजर द सेम टाइम। मीन्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन थ्योरी में टाइम मेजरमेंट सेम आ रहा था और ये मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है। पर अब इसको स्क्रूटनाइज करना है कि ये वास्तव में है ऐसा या कुछ और है, जो हम देखते हैं वैसा ही है या कुछ और भी है, हो सकता है। तो सिंक्रोनाइजिंग ऑफ क्लॉक्स को इस तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं। सपोज करिए यहाँ रखी हुई क्लॉक जिसको मैं O कह दूं और P पॉइंट, इसको P पॉइंट कह दूं, इस पॉइंट पर रखी हुई क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी टाइम T0, जो ये टाइम T0 यहाँ मेजर कर रही है ये क्लॉक, इस क्लॉक को यहाँ एक और क्लॉक रखी है, उसको सिंक्रोनाइज करना है, इस क्लॉक के टाइम से मैच करवाना है। तो वो यहाँ वो टाइम ऑब्जर्व क्या करेगा, T0 प्लस OP अपॉन C। टाइम विल बी डिस्टेंस बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर यहाँ से छोड़ी गई और यहाँ मेजर की गई तो वो टाइम जो लगेगा वो टाइम OP अपॉन C, या T0 पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से छोड़ी गई C वेलोसिटी से, वो क्योंकि एब्सोल्यूट में हम समझते हैं कि वेलोसिटी C रहती है, तो वो जो ऑब्जर्व करेगा यहाँ जो क्लॉक होगी वो क्लॉक का ऑब्जर्व उसका टाइम ये सेट करना पड़ेगा। ये सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द टाइम किया था, क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन किया था। अब इस क्लॉक के सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर साइमल्टेनिटी की बात करें कि दो इवेंट्स एक और दो, ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस होगी। साइमल्टेनिटी का कंसेप्ट क्या है कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस होगी यदि दोनों पे जो घटना घट रही है, दोनों पे घटना घट रही है, वो घटना किसी ऑब्जर्वर को एक साथ घटित होते हुए लगे, उसको टाइम सेम आए, सेम टाइम पर वो ऑब्जर्व करे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस है।
इस मैकेनिज्म को लिया जा सकता है। सपोज करिए ए और बी पर दो घटनाएं एक साथ घटती है। दो घटना का मतलब जैसे दो बल्ब एक साथ जलते हैं, उन बल्ब से वेव जो डेवलप हो रही है, यहां से वेव चलेगी इस तरह से और इधर से भी वेव चलेगी। जब ये दोनों वेव एक साथ मिलेगी इस ऑब्जर्वर को, तो यहाँ ऑब्जर्वर है जिसके पास एक क्लॉक है, उस ऑब्जर्वर दोनों ही जब एक साथ इस पे इम्पोज होगी, तब यहाँ एक मैकेनिज्म रखा जा सकता है जो, या एक बल्ब रखा जा सकता है कि जैसे ही दोनों वेव सेम टाइम पे टकराएगी तो वो बल्ब जलेगा, या वहां कोई घंटी रखी जा सकती है जो घंटी अपनी आवाज देगी। तो हम कहेंगे कि ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस हो रही है। साइमल्टेनिटी का ये कंसेप्ट है। इफ द टाइम इज एब्सोल्यूट, अगर टाइम को एब्सोल्यूट माने, दोनों को सेम टाइम लगेगा, यहां से यहां आने में दोनों को सेम, क्योंकि एक साथ यहां घटनाएं घट रही है और सेम टाइम लगेगा। अगर टाइम को एब्सोल्यूट माने तो इफ द टाइम इज एब्सोल्यूट, द साइमल्टेनिटी ऑफ टू इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के इंडिपेंडेंट होगी ये घटनाएं, यानी ये यहां रख ली, यहां रख ली, यहां रख ली, या ऑब्जर्वर यहां है, यहां है, यहां है। वो बल्ब जब यहां इम्पोज होगी और यहाँ जो घंटी बजेगी या बल्ब जलेगा, तो वो एक साथ यहाँ वाले ऑब्जर्वर को भी दिखेगा, यहाँ ऑब्जर्वर को भी दिखेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली हो रही है। तो टू इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट, ऑब्जर्वर के इंडिपेंडेंट है, ऐसा लगता है। विदाउट ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द साइमल्टेनिटी इट बिकम्स रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब हमें इन सब को स्क्रूटनाइज करना है। जो कुछ हमने यहाँ न्यूटनियन थ्योरी में देखा है टाइम के बारे में, जो कुछ हम यहाँ साइमल्टेनिटी वाले कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, इनको स्क्रूटनाइज करना है। स्क्रूटनाइज करने के लिए एक मैकेनिज्म थॉट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट लिया। क्या है थॉट एक्सपेरिमेंट? देखिए, एक प्लेटफॉर्म है जिसको प्लेटफॉर्म पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, ए बी, और इन दोनों का मिडिल पॉइंट ओ। एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे यहां से एंटर होती है और यहां आती है। यहां इसके साथ सामने जो पॉइंट है वो ए डैश है और इसके सामने ये पॉइंट यानी ये बी डैश है। प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आती है और यहां से गुजरते हुए यहां पहुंचती है। जब ये सीधा ए डैश पे है और ये सीधा, और इस ट्रेन के बिल्कुल बीच में एक ऑब्जर्वर है जो उसको मैं ओ डैश कह देता हूं। इन प्लेटफॉर्म के बीच के पॉइंट पे जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को मैंने ओ कहा है और इस ऑब्जर्वर को ओ डैश कहा। अब जैसे ही ये सीधा यहां आता है, ये ट्रेन का, और ये सीधा यहां आ जाता है, सेम लेंथ है, तो सीधे दोनों जैसे ही मिलते हैं। सपोज करिए यहाँ कोई मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप किया हुआ है या इस तरह का है कि एक लाइट का बोल्ट, लाइट का सिग्नल इन दोनों पे साथ साथ जाता है, यहां भी जाता है, एट द सेम टाइम यहां भी जाता है। अब क्या होगा? लाइट का सिग्नल जैसे ही आ गया और यहां भी गया, दोनों सिचुएशन सोचनी है, देखनी है कि लाइट का सिग्नल यहां है तो वो क्या करेगा, अपनी वेव्स को इस तरह से मूव करते हुए वो इधर आएंगे, और दूसरा इधर वाला सिग्नल भी इस तरह से, जैसे ही इस ऑब्जर्वर को ये दोनों सिग्नल मिलेंगे या ये ऑब्जर्वर उस टाइम को मेजर करेगा या उस को देखेगा, ये ऑब्जर्वर के लिए तो यूं लगेगा कि यहां और यहां घटनाएं एक साथ एक समय पे घटित हुई। इसके लिए टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो गया, एब्सोल्यूट टर्म हो गई।
क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हुई नजर आ रही है। पर अब इस ऑब्जर्वर की बात करें, जो ऑब्जर्वर बिल्कुल बीच में, यहां ट्रेन के बिल्कुल बीच में, उस ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा? जैसे ही यहां से लाइट सिग्नल इमिट हुआ, यहां से भी लाइट सिग्नल इमिट हुआ, इसके बाद ट्रेन अपनी वेलोसिटी v से इधर जा रही है, तो क्या होगा? यहाँ वाला सिग्नल इस ऑब्जर्वर को जल्दी से मिल जाएगा और इस वाला ऑब्जर्वर, जैसे उतने समय में मान लिया ट्रेन यहाँ आ गई, तो क्या होगा? इस ऑब्जर्वर को ये जल्दी से मिल जाएगा। इस ऑब्जर्वर की ये जो वेवलेंथ है, यहाँ वेव आने में टाइम लगेगा। तो ऐसा यहाँ वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा, यानी ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों घटनाएं अलग अलग समय में घटित होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके लिए जो है ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस है, पर यहां ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है। तो ऑब्जर्वर के मोशन से टाइम एब्सोल्यूट, इस केस में टाइम एब्सोल्यूट हम नहीं कह सकेंगे। हम कह सकेंगे कि दिस इवेंट्स आर नॉट हैपन एट नॉट साइमल्टेनियसली, सो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। Thus we can say, भाई इस थॉट प्रोसेस से, इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसी की कॉरलरी है कि अगर टाइम एब्सोल्यूट नहीं है तो स्पेस भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्पेस एब्सोल्यूट होता तो ए बी और ए डैश बी डैश बराबर होते, पर यहाँ क्योंकि उसमें साइमल्टेनियसली वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो जब टाइम एब्सोल्यूट नहीं है तो स्पेस भी एब्सोल्यूट नहीं, स्पेस इज नॉट आल्सो नॉट एब्सोल्यूट। तो क्या होगा भाई? दिस थॉट एक्सपेरिमेंट shows that simultaneity and therefore the time are not absolute concept. तो ये हो गया कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। पर अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो, और ये जो इस ऊपर वाले एनालिसिस से जो हमारे रिजल्ट आते हैं, दोनों के बाद में जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ऑब्जर्वर मूविंग इन डिफरेंट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दो चीजें हैं, ध्यान दीजिए। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है observer moving relative to one another with uniform relative translatory motion measures the speed of light to be the same। यानी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी, एक लीनियर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहा है, उसके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम है। पर अबव एनालिसिस हमें क्या कह रही है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जब सिग्नल, इसका सिग्नल इस ऑब्जर्वर के पास जल्दी से आ जाता है, इसका लेट आएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो है इस ऑब्जर्वर के लिए ये चीज डिफरेंट हो गई। डिफरेंट किस तरह से? डिफरेंट ऑब्जर्वर है और डिफरेंट मेजरमेंट, अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग, यानी ये ऑब्जर्वर अलग मेजर कर रहा है, वही घटना को ये ऑब्जर्वर अलग मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या कैओस हो गया, या कोई इस तरह की चीज हो गई जो कि हमारे थॉट को कंफ्यूज कर रहे हैं, यानी कैओस और कंफ्यूजन वाली बात हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ना कैओस हुआ ना कंफ्यूजन हुआ, दोनों चीजें अपनी जगह ठीक है। केवल हमें हमारे थॉट में, हमारे जो कंसेप्ट है उसमें ठीक करना, उस कंसेप्ट को किस तरह से ठीक करना है, वो सबसे पहले इन कैओस और कंफ्यूजन को सबसे पहले आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया, और आइंस्टाइन ने एक थ्योरी जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पोस्टुलेट्स बताए, दो पोस्टुलेट्स
सिंपल से पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट नंबर 1, लॉज ऑफ फिजिक्स टेक्स दी। Postulate number 1, laws of physics. Laws of physics takes the same form in all inertial frames. Laws of physics takes the same form in all inertial frames. And second one, we will discuss about this. Laws of physics takes the same form in all inertial frames. And second postulate that the velocity of light in free space remains constant. Free space is independent of the relative motion of the independent to the relative motion of light of the velocity of light in free space is independent of the velocity of source, relative motion of the source and of the observer. Relative motion of the source or of the observer. These two laws, the two postulates are given by Einstein in 1905. One, law of physics takes the same form in all inertial frames. All inertial frames. सभी inertial frame में law of physics. हम क्या मान रहे थे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि laws of mechanics takes the same form in all inertial form. जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे तब laws of mechanics का था. अब हम कह रहे हैं कि laws of physics के laws, whether it is laws of mechanics and whether it is laws of electrodynamics, all laws of physics takes the same form in all inertial frames. तो पहली जो हर्डल थी वो इस पोस्टुलेट से दूर हो गई. यानी हमारा जो हमने 3 रिजल्ट प्रेडिक्ट किए थे कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती थी. उन 3 पॉसिबिलिटी में ये था कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स holds good and laws of electrodynamics holds good, but we have to modify one law or other. in 3 पॉसिबिलिटी में ये था और सी वाले में था कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स को मॉडिफाई करेंगे. तो उस तरह से उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ये. और दूसरा, द लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर. सोर्स और ऑब्जर्वर का मोशन होने पे भी अगर फ्री स्पेस में सोर्स रिलेटिव मोशन, सोर्स यानी जैसे सिग्नल्स जहां से आ रहे हैं, अगर उसका रिलेटिव मोशन भी और ऑब्जर्वर जो रिलेटिव मोशन में हो, अगर फ्री स्पेस में ऐसा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इंडिपेंडेंट टू दिस रिलेटिव मोशन ऑफ, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इस रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन पे निर्भर नहीं करती. फ्री स्पेस में ये निर्भर नहीं करती. यानी माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट का एक एक्सप्लेनेशन था. उस एक्सप्लेनेशन में कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट वाली बात हमने की थी, वो बात यहाँ इसमें इंक्लूडेड हो गई एक तरह से. और माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट का नेगेटिव रिजल्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है इस वे में. तो अब क्या हुआ, इन दोनों पॉस्टुलेट्स के आधार पर कुछ चीजें सॉल्व हो गई, कुछ चीजें हम
कह सकते हैं कि पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थे उनको चेंज करना पड़ेगा। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग टू इनर्शियल ऑब्जर्वर विल नॉट बी गैलीलियन। टू इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए लॉज थे वो गैलीलियन नहीं होंगे। अब इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा और इस मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि टाइम स्पेस एंड डायरेक्शंस are all equivalent. Time, space and direction are all equivalent. Time, space and यानी अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह और कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की हम बात करेंगे। तो और साथ में ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि टाइम, स्पेस एंड डायरेक्शंस आर ऑल इक्विवेलेंट, यानी सब तरह से टाइम, सब जगह से जो टाइम है वो इक्विवेलेंट है। स्पेस है, स्पेस के हर पॉइंट को हम इक्विवेलेंट मानना होगा और डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस इक्विवेलेंट है, सब डायरेक्शंस में एक जैसी बात रहेगी। ये चीज मानते हुए कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस देंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों लॉ के आधार पे होंगे। तो आज हमने ये स्टडी किया है कि जो स्पेस और टाइम का नेचर है वो हम पहले एब्सोल्यूट मानते आए थे, पर वो इनफैक्ट थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिलेटिव इन नेचर। That's all for the today's lecture. Next time we will discuss about the Lorentz transformation. Thank you.